पॉइंट 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। ओके, बताया गया कि 1848 अब हम लोग एक रिवोल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जो लिबरल्स के थ्रू किया गया था। ओके, पॉइंट 1 द पुअर अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट एंड वर्कर्स इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज in the year 1848 a revolution led by the educated middle class was underway। बताया गया कि बहुत सारे जो पुअर थे, बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट थे और बहुत सारे भूखे जो किसान थे और बहुत सारे वर्कर्स जो थे यूरोप के अंदर में बहुत सारे कंट्रीज़ में 1848 में एक विद्रोह स्टार्ट किए थे। बताया गया कि और इसको जो है वो लीड करते थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग हुआ करते थे वो। ओके, पॉइंट 2 मेन एंड वीमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। बताया गया कि जो मेन एंड वीमेन हुआ करती थी लिबरल मिडिल क्लास के, वो लोग सब मिलकर डिमांड करते थे कि हमको कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब में जो है वो एक नेशन चाहिए पूरे यूनिफिकेशन के साथ। ओके, पॉइंट 3 दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। बोला गया कि इन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का खाका बनाया था, ठीक है, जर्मन नेशंस के लिए। बताया गया कि मोनार्की से हटकर उसमें मेन जो है वो मुद्दा पार्लियामेंट से के हिसाब से जो था वो रखा गया था। पॉइंट 4 विलियम 4 King of Prussia reject it and join other monarchies to oppose the elected assembly। बोला गया कि विलियम 4 जो था वो प्रूसिया का किंग था, इसने बताया गया कि इस तरीके डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और इसने जाकर मोनार्की को अगेंस्ट में जो है वो इलेक्टेड असेंबली को ज्वाइन कर लिया था। ओके, पॉइंट 5 While the opposition of the aristocracy and military become stronger, the social basis of the parliament eroded। बताया गया है कि जब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी का हर तरफ अगेंस्ट में जाया जाने लगा, ठीक है, और बताया गया कि इस दौरान मिलिट्री जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, ठीक है, और बताया गया कि बहुत सारे जो मिलिट्रीज वगैरह भी थे वो भी एक तरीके से इस पार्लियामेंट्री टाइप के गवर्नमेंट को आगे ले जाने लगी। ओके, पॉइंट 6 द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू द वुमेन वाज ए कंट्रोवर्शियल वन विच वाज लिबरल मूवमेंट। बोला गया कि एक इशू था कि वीमेंस का जो पॉलिटिकल राइट है उसको आगे उसको बढ़ावा दो, और बताया गया कि एक कंट्रोवर्शियल मामला था लिबरल मूवमेंट के साथ। ओके, पॉइंट 7 वीमेन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। बोला कि बहुत सारी जो वीमेन थी वो खुद का जो है पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह की स्थापना की, और इस तरीके से वो लोग बहुत सारे जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करती थी और जो डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ करता था उसमें ये लोग टुक पार करती थी, यानी कि हिस्सा लेती थी। ओके, पॉइंट 8 वीमेन्स वेयर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्व्स टू स्टैंड द विजिटर्स गैलरी। ओके, बताया गया कि जो वीमेन हुआ करती थी उनको एक तरीके से समझो तो मुखौटा के तौर पर सजा कर जो है वो रखा जाता था एक जगह। पॉइंट 9 monarchs were begin to realize that the cycles if the revolution and repression could be ended by the granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। बोला ये कि जो मोनार्कीज जो हुआ करते थे उन लोग भी समझते थे कि किस तरीके से इसको दोबारा जो है वो लाया जाए, ठीक है, और जो रेवोल्यूशन कर रहे हैं उसको एक तरीके से ख़त्म किया जाए, और जो भी इनका मांग है उनको कंसेशंस के साथ लिबरल नेशनलिज्म्स के रेवोल्यूशनरीज को जो है वो दिया जाए और पूरा किया जाए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड दी मेकिंग ऑफ जर्मन एंड इटली। बताया कि जर्मन और इटली में किस तरीके से
एक तरीके से नेशनलिज्म जो है वो शुरू हुआ या बना। जर्मन, कैन आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ द नेचर? बोला जर्मन, क्या जो आर्मी है वो नेशंस को आर्किटेक्ट कर सकता है, बना सकता है? पॉइंट 1, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। बोला गया कि 1848 में जो नेशनलिज्म था यूरोप के अंडर में, वो एक तरीके से बहुत सारे एसोसिएशंस की तरफ मूव चला गया, ठीक है, डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशंस के साथ। ओके, पॉइंट 2, दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मन एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज ए नेशन स्टेट। बोला गया कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस जर्मन और इटली जो है वो एक नेशन स्टेट की तरफ यूनिफाइड किया गया था या हुआ था। पॉइंट 3, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वेयर वाइड स्प्रेड अमंग द मिडिल क्लास जर्मन। बोला है कि नेशनलिस्ट जो फीलिंग था वो जो मिडिल क्लास जर्मन हुआ करते थे उनके अंदर पूरी तरीके से फैल गया था। पॉइंट 4, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large land owners of Prussia। बताया गया कि जो लिबरल थे वो लोग नेशंस को जो है वो बिल्ड करने के लिए एक इनिशिएटिव लिए थे, ठीक है ना। बताया गया कि इसके लिए जो बहुत सारे मोनार्की की मिलिट्री हुआ करती थी वो इन लोगों के ऊपर एक तरीके से इन लोगों का सरप्रेज यानी रोकने की कोशिश करती थी। बताया गया कि इसके खिलाफ में बहुत सारे जो लैंड ऑनर थे प्रूसिया के वो सामने आए थे। पॉइंट 5, प्रूसिया टू कैन लीडरशिप ऑफ मूवमेंट। बोला कि जो मूवमेंट हो रहा था उसका लीडरशिप जो है वो प्रूसिया ने लिया था यूरोप के अंदर में। 3 wars observed years with Austria, Denmark and France ended in Prussia victory and completed the process of unification। बताया गया कि 3 wars, ओके, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जो था वो ख़त्म किए थे प्रूसिया के अंदर में, और बताया गया कि इस तरीके से विक्ट्री हुआ था और उन लोगों ने यूनिफिकेशन के प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट किया था। ओके, पॉइंट 7, the nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussia state power। बताया गया कि जिस स्टेट में नेशन बिल्डिंग हो चुका था स्पेशली इन जर्मनी, ओके, बताया गया कि उसको डिमोन्स्ट्रेट कर दिया गया था, ठीक है ना, प्रूसियन स्टेट के थ्रू या प्रूसियन स्टेट के पावर के थ्रू। ओके, मूव टू द अदर। पॉइंट 8, the new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany। बोल रहा है कि जो न्यू स्टेट बना था वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करता था, ठीक है ना, कि वहाँ की करेंसी जो है वो किस तरीके से मॉडर्न करेंसी स्ट्रॉन्ग हो, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम जो है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो, ये सभी सिस्टम जर्मनी में किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी इटली यूनिफाइड। किस तरीके से इटली जो है वो यूनिफाइड हुआ था। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंट। बताया गया कि बिल्कुल इटली की तरह, बिल्कुल जर्मनी की तरह इटली का भी एक अपना पूरा समझिए तो कहानी है, ठीक है ना, यूनिफिकेशन का। Point 2, Italians were scattered over the several dynasty state as well as multinational Habsburg Empire। बताया गया कि इटालियन जो थे वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, बहुत सारे उनके कंट्री में डायनेस्टीज हुआ करती थी, ओके, उनकी स्टेट्स में डायनेस्टीज हुआ करते थे और बहुत सारे मल्टीनेशनल जो अंपायर यानी रूलर हुआ करते थे जिसको हब्सबर्ग एम्पायर कहते थे वो हुआ करते थे। पॉइंट 3, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली जो था वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था। पॉइंट 4, इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड टिल हैड मेनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। बताया गया कि जो इटालियन लैंग्वेज हुआ करता था वो पूरे इटली में एक तरीके से मतलब सेम नहीं था,
बल्कि दूसरे जगहों पर दूसरे तरीके के लैंग्वेज बोला करते थे और लोकल के हिसाब से वहाँ पर वेरिएशन था। पॉइंट 5, KCP मैगनी हैज sought to put together a coherent program for unitary Italian Republic। बोला कि गैसीपी मैगनी ने एक आइडिया सोचा था जिसके तहत सभी लोगों को एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो एक यूनिटी किया जाए और इटालियन जो है वो रिपब्लिक एक तरीके से के लिए जो है वो लाया जाए। ओके, पॉइंट 6, यंग इटली फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ हिज गोल्स। दैट मीन्स इसने एक यंग इटली नाम का एक डिसिमिनेशन ऑफ बहुत सारे लोगों को मिलाकर एक गोल बनाया था जिसके तहत वो सभी को एक जगह लाने की कोशिश करता था। पॉइंट 7, द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 mean that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under this ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian state through the war। जो 7 स्टेट हुआ करते थे इटली में, उसमें सिर्फ एक जो स्टेट था जिसका नाम था सर्डिनिया, जो कि वो एक तरीके से यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर में था। बताया गया कि इसको जो है बहुत सारी रिवोल्यूशनरीज हुई यहाँ पर, ठीक है ना, 1838 में, उसके अलावा 1848 में। ओके, और ये बताया गया कि सभी जो है एक तरीके से लोगों के अंदर मेंटल फीलिंग्स ला दिया था कि हमको भी जो है वो सर्डिनिया के तरह यूनिफाई होना है और बहुत सारे वार वगैरह भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो है हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी विक्टर इमैनुअल II को दिया गया था, ओके, यूनिफाई करने के लिए। पॉइंट 8, इटली ऑफर्ड देम दी पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। बोला गया कि इटली ने सभी को ये मौका दिया था कि किस तरीके से यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो पाए और पॉलिटिकल जो है वो डोमिनेंस हो पाए। पॉइंट 9, इटली वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेट। बोला कि इटली जो था वो ना ही एक तरीके से विद्रोही था और ना ही वहाँ पर कोई एक तरीके से डेमोक्रेट था। ओके, पॉइंट 10, इटालियन पीपल एमोंग whom rates of literacy were high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। बोला गया कि जो इटालियन पॉपुलेशन था उसमें बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो था वो लिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, बहुत हाई क्लास के पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। और बताया गया कि वो लोग जो नेशनल या फिर लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी था उससे ये लोग बिल्कुल जो है वो एक तरीके से अनजान थे, हम कह सकते हैं। ओके, पॉइंट नेक्स्ट, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है ना, एक स्ट्रेंज यानी जो एक ब्रिटेन में जो केस हुआ अचानक, हम कह सकते हैं कि या इसने किस तरीके से नेशनल फीलिंग्स को लाया। ओके, पॉइंट 1, द मॉडल ऑफ नेशनल फीलिंग ऑफ द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यू इट्स ग्रेट ब्रिटेन। बोला है कि जो मॉडल ऑफ नेशनल फीलिंग्स था या नेशन स्टेट जो था, बताया गया कि बहुत सारे जो स्कॉलर हुआ करते थे उन्होंने एक तरीके से आर्ग्यू किया कि ये ग्रेट ब्रिटेन वाला सिस्टम जो है वो है। ओके, पॉइंट 2, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन ऑफ प्रोसेस। बताया गया कि ये एक लंबा प्रोसेस था जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पर नेशनलिज्म या नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो या नेशन स्टेट जो है वो बना था। ओके, पॉइंट 3, देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर टू द 18th सेंचुरी। बोला गया कि 18th सेंचुरीज के पहले जो है कोई ब्रिटिश नेशंस बोलकर नहीं था। ओके, तो क्या था पढ़ते हैं। पॉइंट 4, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मींट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। बोला गया कि उस वक्त ब्रिटेन नहीं था बल्कि यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था ग्रेट ब्रिटेन को। ओके, और बताया गया कि इंग्लैंड का जो इफेक्ट था वो लगभग स्कॉटलैंड के ऊपर रहता था। ओके, पॉइंट 5, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज henceforth dominated by its English member। बताया गया कि जो इंग्लिश पार्लियामेंट था वो एक तरीके से हावी रहता था
ठीक है, जो इंग्लिश मेंबर हुआ करते थे उसके ऊपर। पॉइंट 6, आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1808। बताया गया है कि जो आयरलैंड था उनको बहुत ही फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड, दैट मीन्स मुत्तहद किया गया था उनको। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कानून के अंदर में, एक कॉरपोरेशन के अंदर में लाने की एक तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोशिश था, ठीक है। और बताया गया कि इस तरीके से मतलब 1808 में। पॉइंट 7, ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, द इंग्लिश लैंग्वेज were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partner on his union। बताया गया कि जो ब्रिटिश फ्लैग था या नेशनल एंथम था या फिर इंग्लिश लैंग्वेज था, ये सभी को प्रमोट किया गया, बहुत ही बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। बताया गया कि ओल्डर नेशंस की जगह में, और बताया गया कि जो बहुत सारे यूनियन थे और जो सब ऑर्डिनेट यूनियन पार्टनर थे उनके जगह पर। ओके, we are moving visualizing the nation। Point 1, while it was easy enough to repeat a ruler through the patriotic or statue। बताया गया कि क्या ये काफ़ी था कि हम जो रूलर थे उसको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें या फिर एक स्टैचू के थ्रू हम रिप्रेजेंट करें। ओके। पॉइंट 2, इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट इज़ वेयर अ पर्सन। बताया गया कि हम दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि वो एक पर्सन्स के थ्रू अपने आप को कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक तरीके से कहते थे कि वो थे। पॉइंट 3, नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर। बताया गया कि उस वक्त जो है वो स्टैचू के तौर पर फीमेल फिगर्स को जो है वो मतलब जो है वो बनाया जाता था या बढ़ावा दिया जाता था। पॉइंट 4, द फीमेल फिगर बिकम द एलिगरीज ऑफ द नेशन। एलिगरीज ऑफ द नेशंस, फीमेल फिगर को बताया गया कि उस वक्त एक तरीके से निशान बना नेशन का। एलिगरीज कहते हैं कि किसी भी निशान के थ्रू, किसी भी थिंग्स के थ्रू जो है वो नेशनल फीलिंग्स को बढ़ावा देना। जैसे हम लोग देखेंगे कि झांसी की रानी हमेशा जो है वो स्वॉर्ड लेकर रेडी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स शी इज़ रेडी टू फाइट। ओके, तो इस तरीके से जो फिगर होता है उसके थ्रू भी नेशनलिज्म्स के फीलिंग्स को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, तो बताया जाता है कि यूरोप के अंदर में नेशनलिज्म्स के फीलिंग्स को बढ़ावा देने के लिए फीमेल फिगर्स का जो है वो एलिगरीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक बताया गया कि क्रिस्टन मैरियाना, ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन। ओके, बताया गया कि उस वक्त एक क्रिश्चियन मैरियाना का जो स्टैचू था उसको यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। बताया गया कि पीपल्स के अंदर में नेशंस को आइडिया को लाने के लिए। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द अदर पॉइंट, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इस तरीके से बताया गया कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म था वो इम्पेरियलिज्म में बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई लोगों के अंदर में, लोग क्या करने लगे, एक तरीके से रूलिंग करने लगे एक दूसरे के ऊपर, और इस तरीके से इम्पेरियलिज्म को बढ़ावा मिला। ओके, पॉइंट 1, बाय द क्वार्टर ऑफ द 19th century nationalism no longer retained as a idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century। बताया गया कि जो नेशनलिज्म्स का फीलिंग था वो अपने मेन मुद्दे पे रिमाइन नहीं रह पाया। यानी कि जो फर्स्ट हाफ में जो नेशनलिज्म टाइप्स का जो लिबरल नेशनलिस्ट या डेमोक्रेटिक्स का जो आइडिया था, बताया गया कि क्वार्टर्स यानी कि तिहाई में 19th centuries के वो नहीं रह पाया अपने मेन मुद्दे के ऊपर।
और बताया गया कि ये एक लिमिटेड टाइप्स में जो है वो हो गया था। पॉइंट 2, मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया ऑफ द बल्कान। बताया गया कि यूरोप के अंदर में एक एरिया था जिसको हम लोग बल्कान कहते थे। बल्कान बहुत ही ज़्यादा जो है वो फर्टाइल एरिया हुआ करता था और एक तरीके से कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज था, एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा डेवलप एरिया था, ठीक है। और ये बताया जा रहा है कि ये यूरोप के अंदर में एक नेशनलिस्ट टेंशंस का जरिया बन गया। लोग बहुत सारे जो कंट्रीज़ थे यूरोप के अंदर में 1871 में बल्कान के ऊपर कब्जा करने के लिए दौड़ पड़े। ओके, द बल्कान वाज रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। बताया गया कि ये जोग्राफी तौर पर और एथनिक तौर पर यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जाता था। One by one its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। जो बताया गया कि बहुत सारे एक एक करके जो यूरोपियन वहाँ पर मामला था या जो नेशनलिटीज़ थी उसको ख़त्म कर दिया गया और इस तरीके से बताया गया कि बल्कान को कंट्रोल किया गया और इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया। पॉइंट 5, द बल्कान एरिया बिकम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बोला गया कि उस वक्त जो था बल्कान एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर में कन्फ्लिक्ट का जरिया बन गया था। ओके, पॉइंट 6, बल्कान स्टेट वेयर जीलियस ऑफ ईच अदर्स एंड ईच होप टू गैन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ ईच अदर। बताया गया कि बल्कान पे जो बहुत सारे कंट्री कब्जे करने के लिए दौड़ पड़ी थी और हर कोई एक दूसरे से जो है वो एक तरीके से जीलियस रखता था, जलता था, ठीक है ना, कि हम उससे ज़्यादा जो है वो कब्जा करेंगे, हम उससे ज़्यादा जो है वो टेरिटरी बढ़ाएंगे, कब्जा करेंगे। ओके, पॉइंट 7, बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट कैम टू बी एक्सेप्टेड एज ए नेचुरल एंड यूनिवर्सल। बताया गया कि वही आइडिया कि हम सोसाइटीज़ को किस तरीके से नेशन स्टेट बनाएंगे या नेशन स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, इस आइडिया के थ्रू बताया गया कि लोग जो है वो बल्कान में एक्सेप्ट कर लिए और बताया गया कि ये पूरा जो है वो नेचुरल और यूनिवर्सल हो गया और इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि बल्कान जो है वो अपना रिमेन रहा और दूसरे जो उसके ऊपर एक्सपेंशन किए थे उन लोगों को वो एरिया छोड़ना पड़ा। ओके, नाउ विद दिस पॉइंट्स वी हैव कम टू एन एंड दिस चैप्टर। होपफुली यू विल took the benefit from the chapters. If you have any problem, then comments me on comment sections. I will try to fulfill your problems and query. Okay, once again, like, share and subscribe my channel for notes and latest videos in your chapter. Okay, and name of my chapter is Rahman Guru Online. Thank you.